हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स प्रिपरेशन। दिस इज प्रीति और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज, नो मोर क्वेश्चंस नो मोर फियर। इस सीरीज में हम क्लास 10th के फिजिक्स के सभी चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं और इन चैप्टर्स में हमारा जो मोटिव रहेगा, जो मेन फोकस रहेगा, वो सब होंगे इनके क्वेश्चंस। हाँ, वो बात अलग है कि हम जब फिजिक्स की बात करते हैं तो बिना फॉर्मूलाज के, बिना कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वरना चीजें अच्छे से समझ नहीं आती। तो उतना हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट आपको हर कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा और उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, उतना हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि आप क्वेश्चन को समझ पाए और उसको प्रैक्टिस कर पाए। ओके, अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि मैम ये जो सीरीज है ये हमें कैसे हेल्प करने वाली है। तो इसको हम 3 पॉइंट्स में समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हम इस सीरीज में जितने भी चैप्टर्स कवर करेंगे उन चैप्टर्स में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन सबको कवर करेंगे। इससे होगा ये कि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने बैठते हो, स्पेशली फिजिक्स के क्वेश्चंस को, तो एक फियर रहता है। पहले तो अगर लैंग्वेज ज्यादा आ गई, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन गया है ना, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, या फिर थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाते हुए हमने क्वेश्चन को पढ़ भी लिया तो हमें लगता है यार ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने देखा ही नहीं, पता नहीं कैसे सोल्व होगा, छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। पॉइंट ये है कि फियर इतना ज्यादा होता है कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं करते। वहीं जब आप इस सीरीज में उन क्वेश्चंस को पहले ही अटेम्प्ट कर चुके होंगे तो ये जो फियर है इसको रिप्लेस कर देगा आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या बोलेगा कि ये क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है, ट्राई करता हूँ, हो जाएगा। तो यही हमारा एक मेन मोटिव है इस सीरीज का कि आपका जो फिजिक्स के क्वेश्चंस को लेके फियर है वो खत्म हो जाए। पॉइंट नंबर 2, जैसे कि मैंने अभी बोला है कि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, हाँ उतनी डेप्थ में नहीं कि हम डेरिवेशंस भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से जितना जरूरी होगा उतना हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये चैप्टर पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उनको ये समझ में आता हो या ना समझ आता हो, ये सीरीज, ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो अपने माइंड में कोई भी एक बाउंड्री लाइन सेट करके मत बैठना कि ठीक है, डिफिकल्ट है, समझ नहीं आते, एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट और पॉइंट नंबर 3 की। ये एक्चुअली में आपके लिए एक वार्निंग की तरह है। आप जितने भी फोकस के साथ में यहाँ पर इस क्लास में बने रहने वाले हो, अगर आप इस क्लास के खत्म होने के बाद उन क्वेश्चंस को जो यहाँ पर कराए जाएंगे प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि ये फिजिक्स के क्वेश्चंस है। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि किस स्टेप में कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। स्टूडेंट्स आते हैं, मैम हमने पूरी क्लास को अच्छे से अटेंड किया है लेकिन फिर भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? क्वेश्चन समझ में आए थे, हाँ मैम समझ आ गए थे, प्रैक्टिस किए थे, नहीं प्रैक्टिस तो नहीं किया। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, बात करें यहाँ पर अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसको नोट करना है या नहीं करना है, तो कॉपी करने को प्रायोरिटी पर मत रखना, समझना आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। यहाँ पर जो आपको बताया जाएगा, डिस्कस होगा, जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे उन सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका मेन फोकस होना चाहिए चीजों को समझना है। हाँ, कॉपी और पेन को लेकर बैठना ताकि जो क्वेश्चंस आपको कराए जाए उनको आप सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए कॉपी और पेन होना जरूरी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने जरूरी है। तो जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है जो कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आ जाता है चार्ज। देखो चार्ज होता क्या है,
हमारे पास कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जिनके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण वो एक दूसरे को फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट या रिपल कर पाते हैं, या इन सिंपल वर्ड्स एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण टू पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी होती है चार्ज। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब जिस पार्टिकल के पास एक बार ये आ गई तो आ गई, अब आप इसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। ओके, तो यही हमारे पास यहाँ पर इसका इंट्रो हो जाएगा। व्हाट इज चार्ज? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दी। अच्छा, हम जिन पार्टिकल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कौन से पार्टिकल्स है? फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जिनसे मिलकर हमारे एटम्स बने होते हैं, और हमें पता है एटम से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से हमारे पास मैटर आता है, राइट? तो उन फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ओके, सो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स like electron and proton. Due to which particles attract or repel to each other. ओके, देखो चार्ज को डिफाइन करने की बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता दी गई है कि आपके पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं। अब ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी आ रही है, ये प्रॉपर्टी ही चार्ज होती है। ओके, तो चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर हम चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करने वाले हैं वो होता है क्यू। आप कैपिटल क्यू भी यूज कर सकते हो और स्मॉल क्यू भी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाती है एसआई यूनिट। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम। ओके, शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से, कैपिटल सी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है करंट। करंट क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। चार्ज क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? पार्टिकल्स की। वही जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई और स्मॉल आई। ओके, बात करें फॉर्मूला की। मान लो आपके पास क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, टी टाइम में हो रहा है। ओके, तो जो आपके पास करंट है वो क्या आ जाएगी? क्यू बाय टी। क्लियर है? अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे, अगर हमने क्या बात की है? पॉजिटिव चार्ज की। ओके, यहाँ पर आप अगर पार्टिकल्स की बात करो तो दो तरह के चार्जेस आपको मिल जाएंगे। एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और दूसरा
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। जो आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन आता है, और इलेक्ट्रॉन के पास जो आपको चार्ज मिलेगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। बात करें पॉजिटिव चार्ज की एग्जाम्पल की तो हमारे पास आ जाता है प्रोटॉन। इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। एक और पार्टिकल होता है हमारे पास पॉजिट्रॉन, लेकिन उसकी यहाँ पर हमारे पास नीड नहीं है। ओके, तो हम उसको यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आप एज अ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ले सकते हो, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। ओके, अब देखो हमने बोला है कि जो करंट है वो क्या है। जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं तो मान लो मेरे पास ये एक वायर है जिसमें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, क्योंकि जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के जाने की है, मूव करने की है, वही किसकी डायरेक्शन है, करंट की। वहीं अगर आपके पास मान लो पॉजिटिव चार्ज का आपको नहीं पता, नेगेटिव चार्जेस का पता है कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें करंट की डायरेक्शन पता करनी है। पर हमने तो पढ़ा है कि करंट क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा। अब यहां से आप इसको रिलेट करो, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज होगा। आप इसको यहाँ पर एज अ नोट रख सकते हो अपने पास। ओके, तो यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज किधर होगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो करंट इसी डायरेक्शन में होगी। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं इसमें हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट किधर होगी, करंट होगी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जो ऑपोजिट चार्ज है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है। अब यहाँ पर आपके पास मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि आपको बता दिया गया है कि आपके पास कितने कूलाम चार्ज है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। यूनिट मतलब जिसमें हम उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको बता दिया गया है कि कितने कूलाम चार्ज है और आपसे वो जानना चाहते हैं कि हमें ये बता दो कि कितने चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, टोटल चार्ज उन्होंने बता दिया, ठीक है। वो क्या जानना चाहते हैं, टोटल चार्ज पार्टिकल्स जानना चाहते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का टोटल चार्ज होगा वो तो 2 नहीं आएगा ना, दो तो नंबर है पार्टिकल्स के, चार्ज थोड़े ही ना है। वो क्या जानना चाहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसकी हेल्प से, चार्ज की हेल्प से। ओके, ये वाइस वर्सा, उन्होंने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए हैं और चार्ज जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक रिलेशन हमारे पास आती है Q इक्वल्स टू NE। Q यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है टोटल चार्ज को, और N रिप्रेजेंट करता है नंबर को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। ओके, E क्या है यहाँ पर, E हो जाएगा हमारे पास, यहाँ इसको मेंशन कर लेते हैं। E की वैल्यू फिक्स होती है और ये होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ओके, तो अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको उन्होंने टोटल चार्ज बता दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता दिए हैं, टोटल चार्ज पूछ रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास कितने फॉर्मूलाज आ चुके हैं, एक फॉर्मूला ये आ गया है, एक फॉर्मूला ये आ गया है, दो फॉर्मूलाज आ चुके हैं। हम यहाँ पर एक एसआई यूनिट ये पढ़ चुके हैं, एसआई यूनिट ऑफ
चार्ज क्या होती है, कूलाम। बात करें एसआई यूनिट ऑफ करंट, क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ करंट। देखो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हो। Q है यहाँ पर चार्ज, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम, तो ये कूलाम डिवाइडेड बाय T, यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो ये आ गया कूलाम पर सेकंड। किसकी यूनिट, I, मतलब करंट की यूनिट। साथ ही हम इसको और क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। ठीक है, तो करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर, जिसे हम शॉर्ट में कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस आपको याद नहीं है कि एम्पियर एसआई यूनिट है करंट की, तो आप फॉर्मूला की हेल्प से क्या लिख सकते हो, कूलाम पर सेकंड, ये दोनों एसआई यूनिट होती हैं। ओके ओके, अब क्वेश्चंस देख लें। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलाम। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सोर्स है जिससे हमें चार्ज मिल रहा है और ये कितना चार्ज हमें प्रोवाइड करा सकता है, कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम। ओके, if the current drawn by a device is 25 मिली एम्पियर, करंट कितनी हमें मिली है, 25 मिली एम्पियर। Find the time in which the electric source will be discharged completely। देखो जो इलेक्ट्रिक सोर्स है वो कितना चार्ज प्रोवाइड करा सकता है, 500 कूलम। ओके, कितनी करंट ये प्रोवाइड करा चुका है, 25 मिली एम्पियर। तो इतनी करंट प्रोवाइड कराने के बाद जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो जो टोटल टाइम लगा है इस प्रोसेस में वो ये जानना चाहते हैं, मतलब ये टी जानना चाहते हैं। ओके, अब यहां पर आप एक बोनस पॉइंट की तरह एक नोट लिख सकते हो। आपके पास जो यहाँ पर एसआई यूनिट आएगी उसमें अगर आपको स्मॉल m दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है 10⁻³ और अगर कैपिटल K दिखाई दे रहा है इसका मतलब है 10⁻³ ओके, साथ ही यहाँ पर और क्या आ सकता है, आपको यहाँ पर ये मिली होता है और ये माइक्रो, माइक्रो है तो इसका मतलब है 10⁻⁻⁶। इसके साथ कुछ और आएंगे क्वेश्चंस में तो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, अभी इससे आपका काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जब ये करंट की बात कर रहे हैं 25 मिली एम्पियर, तो ये कितनी करंट की बात कर रहे हैं, 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर। टाइम चाहिए, चार्ज दिया हुआ है, करंट हमारे पास है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्रॉम I इक्वल्स टू Q बाय टी। यहां से हमारे पास T कितना आ जाएगा, Q बाय I, रीअरेंज कर लेंगे फॉर्मूला को, वैल्यूज प्लेस करेंगे, 500 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻³ देखो यहाँ पर जो पावर है उसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट पता है, नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हो। जब आप पावर्स को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाते हो, ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या वाइस वर्सा, तो जो साइन है उसका वो चेंज हो जाता है, +3 है तो -3 हो जाएगा, -3 है तो +3। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये +3 हो चुका है। इसको आप सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, सेकंड में। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो पूरा सोल्व नहीं कर रही हूँ, ये आप सोल्व कर लेना। तो ये आपके पास क्या हो गया, टाइम, जो ये टाइम लेगा इलेक्ट्रिक सोर्स किस लिए, डिस्चार्ज होने में कंप्लीटली। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग per second in a conductor if 2 ampere current is passing through it। हमारे पास करंट कितनी है, 2 एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, ये क्या जानना चाहते हैं,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो ये किसकी वैल्यू जानना चाहते हैं? स्मॉल एन की। इन्होंने बोला है कि जो करंट फ्लो इन्होंने बताया है ये पर सेकंड के लिए बताया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? टाइम 1 सेकेंड। क्या जानना चाहते हैं? स्मॉल एन। अब स्मॉल एन हमें कहाँ मिलता है? इस फॉर्मूला में। यहाँ E की क्या वैल्यू होती है ये आपको याद होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ओके, तो क्या करेंगे? हमारे पास E की वैल्यू है, N हमें चाहिए, Q हमें नहीं पता है, तो पहले Q निकालना पड़ेगा। Q कैसे निकाले? फ्रॉम I इक्वल्स टू Q बाई T। यहां से Q कितना आ जाएगा? I इंटू टी, 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2 कूलाम। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम Q इक्वल्स टू एन ई, हमें क्या चाहिए? N की वैल्यू, तो क्या करेंगे? Q बाय E हो जाएगा, रीअरेंज कर देंगे फॉर्मूला को। Q कितना आ गया है हमारे पास? 2, और E कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, पावर को कभी भी नीचे नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 2 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की। और कौन से पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब हमारे पास 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है पर सेकंड, तो कितना चार्ज आ रहा है? 2 कूलाम चार्ज हमारे पास आ रहा है। ओके, और इस 2 कूलाम चार्ज का मतलब है कितने पार्टिकल्स? अराउंड 10 टू द पावर 19। ओके, पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, देखो ये जो क्वेश्चंस है ये मैं यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये कंसिडर करते हुए कि कैलकुलेशन आप कर लोगे, बिकॉज जो हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? इनिशियल स्टेप्स में। जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या इंफॉर्मेशन दी है, हम वो इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाते हैं। ओके ओके, तो जब आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें तो इन्हीं पॉइंट्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ओके, कैलकुलेशन एरर होती है, बट उसके लिए लास्ट में आप अपने पास टाइम रखो ताकि हम उसको एक बार रीचेक कर पाए कि जो हमने कैलकुलेशन की है वो सही है या नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब देखो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं और हमें पता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वायर जरूरी होता है, राइट? तो वायर की ही हेल्प ले लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मान लो आपके पास ये एक वायर है और इसकी लेंथ हम ले लेते हैं L। ओके, अब मान लो मेरे पास ये एक वायर है, इसका ये वाला जो रीजन हो गया या इस साइड का ये रीजन देखो, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ओके, मान लो ये कितना है? कैपिटल ए। लेंथ कितनी है? एल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मान लो आपके पास +1 कूलाम चार्ज है। ओके, पॉजिटिव 1 कूलाम चार्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट चार्ज भी बोलते हैं। ओके, मान लो आपके पास +1 कूलाम चार्ज है और आप इस चार्ज को इस वायर के एक एंड से दूसरे एंड पर ले जाना चाहते हो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। इस +1 कूलम चार्ज को इस वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में आपने जो वर्क किया है वही पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे आप और किस नाम से जानते हो? वोल्टेज। ओके, तो यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी।
work done to bring 1 coulomb charge, positive 1 coulomb charge from one end to another end of the wire is called potential difference. ओके, इसे हम और क्या बोलते हैं? वोल्टेज भी बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो V है ये क्या बता रहा है? इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है। L क्या यहाँ पर बता रहा है? लेंथ को। ओके, तो एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक ये कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर वायर है, वो L रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके, इसको आप लेंथ कंसिडर नहीं करोगे। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? V पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन जिसे हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज Q। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है किसके लिए लिखी है? +1 कूलम चार्ज के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पर हमने फॉर्मूला जो लिया है इसमें आप कितना भी चार्ज यूज कर सकते हो। 1 कूलम चार्ज के लिए कितना हो जाएगा? वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप Q की वैल्यू को 1 कूलम रखोगे इस फॉर्मूला में तो V किसके इक्वल आ जाएगा? W के। मतलब जो वर्क डन किया वही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर आपके पास 1 कूलम से ज्यादा चार्ज है या कम चार्ज है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, आपके पास V की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ओके, बात करें यहाँ पर SI यूनिट की। देखो जो वोल्टेज है उसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। ओके, वर्क डन की SI यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ पर जो वर्क है उसकी SI यूनिट, देखो आप एनर्जी की बात करो या फिर वर्क की बात करो, ठीक है, कोई भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वैसे तो आपके पास क्लास 10th में नहीं आती है ये एनर्जीज, बट स्टिल कोई भी आपके पास फॉर्म है एनर्जी की, या आप सिंपली वर्क की बात कर रहे हो, उसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? जूल। कैपिटल J से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चार्ज की SI यूनिट आपको पता है क्या होती है? कूलम। अब अगर आप वोल्टेज की SI यूनिट वर्क डन और चार्ज की टर्म में देखना चाहते हो तो क्या हो जाएगी? जूल पर कूलम। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो स्टैंडर्ड SI यूनिट्स हैं, जैसे हमने करंट की बताई है एम्पियर, वोल्टेज की वोल्ट, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इनका रिप्लेसमेंट क्या है? आप फॉर्मूला याद करके रखो। फॉर्मूला में आपके पास जो भी क्वांटिटीज हैं, ओके, जो भी आपके पास W है, Q है, T है, उनकी एज इट इज आप SI यूनिट रख दो, उसी फॉर्म में आपके पास दूसरी फॉर्म आ जाएगी किसकी? SI यूनिट की। जैसे यहाँ पर वोल्टेज की क्या आ गई है? जूल पर कूलम, और इससे पहले करंट की क्या आई थी? कूलम पर सेकेंड। तो अगर एम्पियर याद नहीं है तो कूलम पर सेकंड चल जाएगा, वोल्ट याद नहीं है तो जूल पर कूलम चल जाएगा। ओके, ये एसआई यूनिट याद रखना। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। क्वेश्चन है, what would be the potential difference between the two terminals of a battery
if 100 joules of work is required to transfer 20 coulomb of charge. वर्क दिया है 100 जूल और जो चार्ज है वो दिया है 20 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू अदर. अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या जानना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V चाहिए. तो सिंपल है, क्या यूज करेंगे, फ्रॉम V इक्वल्स टू W बाय Q. W की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 100 और इसकी क्या आ जाएगी 2, तो कितना आ जाएगा 5 वोल्ट. देखो ये क्वेश्चन ना अभी आपको इजी लग रहा है क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ दो ही फॉर्मूला पढ़े हैं, एक करंट का फॉर्मूला है और दूसरा वोल्टेज का. ओके, तो अभी आप कंफ्यूज्ड नहीं हो फॉर्मूलाज में, पर जब आप इन सब क्वेश्चंस को एक साथ रखकर प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे तो डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा कि कहाँ पर क्या यूज करना है. वो जो कंफ्यूजन है आप अभी फेस कर लो प्रैक्टिस के टाइम पे तो बेटर है. एग्जाम में फर्स्ट टाइम उसको फेस करोगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे. ओके, पॉइंट नंबर 2, हम यहाँ पर जो बार बार एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ से सीधा सीधा एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास जो करंट है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है. लेकिन इसका एक और यूज है. यूज ये है कि कभी कभी हम क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना उसको पढ़कर समझ नहीं पाते कि क्या वैल्यू दी हुई है, किस चीज के बारे में वो बात कर रहे हैं. ऐसे में अगर आपको पता है एसआई यूनिट्स का तो आपको सीधे सीधे उस क्वांटिटी के बारे में पता चल जाएगा. जैसे यहाँ पर 20C लिखा हुआ है, C मतलब कूलम, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की. इन्होंने चार्ज की वैल्यू दी हुई है. 100 जूल की बात कर रहे हैं, जूल मतलब वर्क, तो यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं, वर्क की बात कर रहे हैं. तो अगर आपके पास ऐसा यूनिट्स की इंफॉर्मेशन है, वो आपको अच्छे से याद है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर स्पेशली. ओके, देखो रेजिस्टर क्या होता है, सॉरी रेजिस्टेंस क्या होता है. आपके पास कोई भी वायर है, अगर उससे करंट फ्लो हो रही है तो मतलब वो एक कंडक्टर है. करंट फ्लो हो सकती है, चार्ज फ्लो हो सकती है, तो वो क्या है, कंडक्टर है. फ्लो नहीं हो सकते तो इंसुलेटर है. अब आपके पास जितने भी कंडक्टिंग वायर्स हैं, ठीक है, जितने भी मटेरियल्स हैं, उन सबके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. अब ये जो प्रॉपर्टी है क्या करती है, करंट को फ्लो होने से रोकती है, करंट फ्लो को ओपोज करती है. यही इसका मेन काम होता है. जिस वायर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें करंट फ्लो को उतना ज्यादा ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा. ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, क्योंकि हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऑफ अ कंडक्टर विच oppose or resist the flow of charge. फ्लो ऑफ चार्ज लिख सकते हो या फिर सिंपली करंट लिख सकते हो. ओके, चार्ज को फ्लो होने से रोकती है. ओके, अब अगर हम बात करें कि ठीक है, हर वायर के पास अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण वो करंट की जो अमाउंट है उसको कुछ पॉइंट तक कम कर देता है, राइट. अब हम चाहते हैं कि ठीक है, एक प्लेस है जहां पर हम इंटेंशनली रेजिस्टेंस अप्लाई करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि वहां पर, क्योंकि वायर हमने यूज किया हुआ है तभी वहां पर करंट फ्लो हो रही है,
लेकिन हम चाहते हैं कि वायर जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है हम उससे ज्यादा रेजिस्टेंस इंटेंशनली किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर अप्लाई करा दे, सो दैट जो करंट की वैल्यू है वो कम हो जाए। क्योंकि करंट को जब ओपोजिशन फेस करना पड़ेगा तो डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना उसको फ्लो होने में, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है, करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर आप इंटेंशनली कहीं पर रेजिस्टेंस अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक डिवाइस है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। ओके, इट इज अ डिवाइस which provide resistance। ओके, और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है मतलब करंट को फ्लो होने से रोक रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिंबल की, जब हम कोई रजिस्टर यूज करते हैं तो ये उसका सिंबल होता है। इसका मतलब क्या है, हम एक डिवाइस यूज कर रहे हैं जो कि करंट को फ्लो होने से रोक रही है। ओके, और इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। अब इसके पास कितना रेजिस्टेंस है ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से। स्मॉल आर भी यूज कर सकते हो लेकिन जनरली हम कैपिटल आर यूज कर रहे होते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट हम आर से रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंफ्यूज मत होना, एक रजिस्टर है एक रेजिस्टेंस है। रजिस्टर डिवाइस है और रेजिस्टेंस उसकी स्ट्रेंथ है। ओके, ओके, अब मान लो आप, हम बोल रहे हैं कि एक वायर है, ठीक है, या एक लाइट बल्ब ले लो। आपके पास एक लाइट बल्ब है, ये उसका सिंबल हो गया। ओके, और क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ओके, कंडक्टिंग वायर है, उससे करंट फ्लो होता है, उसके पास रेजिस्टेंस है। इससे अलग भी जितनी भी आपके पास डिवाइसेस है उन सब के पास अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने यहाँ पर सीधे सीधे एक रजिस्टर डिवाइस को अप्लाई कर दिया है। ओके, और ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास एक लाइट बल्ब है। ठीक है, लेकिन हम बल्ब की किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पर। ये लाइट बल्ब है, ठीक है, वर्क करेगा नहीं करेगा, बट इसके पास रेजिस्टेंस कितना है, तो इसके रेजिस्टेंस को भी हम आर से डिनोट कर लेंगे। ओके, किसकी रेजिस्टेंस की बात हो रही है ये आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, लाइट बल्ब की बात कर रहे हैं, या किसी और चीज की बात कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि आप जब भी रेजिस्टेंस लिखोगे, ओके, तो आप उसे आर से रिप्रेजेंट करोगे। ओके, ओके, बात करें इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये होती है ओम। ओके, ओके, नेक्स्ट, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ओके, कोई भी वायर है मान लो, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन आता है क्या हम उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, मतलब क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जिन पर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करे, जिनको कम या ज्यादा करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा हो जाए। तो आंसर है यस। जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब यहाँ पर जो L है ये लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर। वायर मतलब कंडक्टर। यहाँ पर हम जब भी कंडक्टर की बात करेंगे तो आप यहाँ से एक बेसिक सा वर्ड अपने माइंड में रख सकते हो, वायर। ठीक है, कंडक्टर किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है, पर जब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो मान के चलो एक इमेजिनेशन आपके माइंड में क्रिएट हो जानी चाहिए कि हम एक वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एल यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ वायर। ए क्या है यहाँ पर, एरिया। वायर का एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इनके जो एंड्स होते हैं उनके हम एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, तो एरिया ऑफ वायर।
ठीक है। अब यहाँ पर ये साइन जो आया है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। जब हम इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट यहाँ पर होता है रो। देखो ये p नहीं है, जैसे आप स्मॉल f बनाते हो उसका भी हाफ लेटर बनाया है। ओके, तो ये बोला जाता है रो। ओके, और ये होती है रेजिस्टिविटी। ओके, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा रो, साथ में L डिवाइडेड बाय A। यहां से आपके पास बन गया है एक नया फॉर्मूला। ओके, अब देखो यहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो एक टर्म हो गई आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस, दूसरी टर्म हो गई रेजिस्टर, और तीसरी टर्म हमारे पास आ चुकी है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो इसका भी काम सेम ही होता है। जो काम रेजिस्टेंस कर रहा है वही काम रेजिस्टिविटी कर रही है। ये दोनों करंट को अपोज करते हैं। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करेगी। ओके, जैसे हमारे पास जो मटेरियल्स आ जाते हैं, मान लो मैं यहाँ पर कुछ मटेरियल्स की बात कर रही हूँ, सिल्वर आ गया, कॉपर आ गया, टंगस्टन आ गया। ओके, और एक होता है निक्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब मटेरियल्स हो गए, ये सब कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स है तो सबसे करंट फ्लो हो सकती है, और सबके पास रेजिस्टर भी होगा, लेकिन सबके पास रेजिस्टिविटी भी होगी। ठीक है, अब आप किसको यूज करना चाहते हैं, मान लो हमने यहाँ पर चूज किया है टंगस्टन को, तो जो आप टंगस्टन मटेरियल को यूज कर रहे हैं तो आपने इसकी रेजिस्टिविटी फिक्स कर दी। ठीक है, क्योंकि टंगस्टन मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। जब आप इसको यूज करोगे तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, एक स्पेसिफिक लिमिट तक जो करंट है वो ऑपोजिशन फेस करेगी। आप टंगस्टन मटेरियल किसी भी शेप का ले रहे हो, किसी भी साइज का ले रहे हो, ये रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी और इतना ऑपोजिशन करंट फेस करेगी ही करेगी। ओके, अब आप चाहते हो कि ठीक है इसके कारण यहाँ पर जो करंट है वो कुछ ऑपोजिशन फेस कर रही है, लेकिन हम इसको कुछ कम या ज्यादा करना चाहते हैं। इतना कम या ज्यादा नहीं कि हमें यहाँ पर मटेरियल चेंज करना पड़ जाए, लेकिन हाँ हम कुछ कम या ज्यादा करना चाहते हैं। तो वहां पर हमारे पास आ जाता है फिर रेजिस्टेंस। आपने टंगस्टन को फिक्स कर लिया तो रेजिस्टिविटी फिक्स हो गई, कांस्टेंट है। अब इसके बाद आप जो वायर यूज कर रहे हो उसकी लेंथ को कम या ज्यादा करके, एरिया को कम या ज्यादा करके आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। लेंथ बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ओके, अब यहाँ पर अगर आप इनमें बात करो तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है निक्रोम की, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओके, अब एक और टर्म यहाँ पर आती है कंडक्टिविटी। एग्जैक्टली अपोजिट टू द रेजिस्टिविटी। जो मटेरियल जितना ज्यादा करंट को अपोज करेगा उससे उतनी कम करंट फ्लो हो पाएगी, और क्योंकि उससे कम करंट फ्लो हो पा रही है तो उसकी कंडक्टिविटी कम है। ठीक है, जहां पर करंट का कम कंडक्शन हो रहा है, कम करंट फ्लो हो रही है, उसकी कंडक्टिविटी कम है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी इनकी कंपैरिजन में,
सिल्वर की मैक्सिमम कंडक्टिविटी। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है, या उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, मैं इनकी कंपैरिजन में बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रेजिस्टिविटी है, जहां पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो निक्रोम है, और सबसे कम सिल्वर इनकी कंपैरिजन में। ओके, तो यहाँ पर करंट सबसे फ्लो होगी, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टिल देखने को मिलेगा, और किसमें, निक्रोम में। ओके, तो उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी को हम इससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, थोड़ी और अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनके पास ये एक रिलेशन होता है। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल करोगे तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करोगे 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी, तो आपके पास कंडक्टिविटी आ जाएगी। ओके, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, आप यहाँ पर एक और टर्म पढ़ते हो, एलोय। ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। मिक्सचर होगा, आप यहाँ पर हो सकता है दो मेटल्स का मिक्सचर ले रहे हो, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर ले रहे हो, या फिर मेटल और नॉन मेटल मटेरियल का मिक्सचर भी आपके पास हो सकता है। ओके, जब हम ऐसा एक मिक्सचर बनाते हैं, हमारे पास जो फाइनली मटेरियल रेडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं। बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर जो निक्रोम है ये एक एलॉय ही होता है। ओके, और यहाँ पर एक और आपके पास, आपने नाम सुना होगा ब्रास, ये भी एक एलॉय है। ओके, मिक्सचर होता है किस किस का, जिंक और कॉपर का, ब्रास की बात कर रहे हैं। ओके, तो उसके मिक्सचर से यहाँ पर आपके पास एक मटेरियल बन जाता है जिसको हम ब्रास बोलते हैं, और ये किसकी कैटेगरी में आता है, एलॉय की। ओके, आ जाते हैं अपनी क्वेश्चंस पर। A copper wire has a diameter of 0.2 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 14 ohm? तो हमारे पास एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर इन्होंने दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर। ओके, बात करें रेजिस्टिविटी की, रो की बात कर रहे हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। इन्होंने बोला है कि लेंथ बता दीजिए, वो लेंथ जिसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाए, 14 ओम। कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, फ्रॉम R इक्वल्स टू रो L बाय ए, लेकिन ए तो है ही नहीं हमारे पास। कोई भी वायर होगा जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर, और सर्कुलर की जब हम बात करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस, और रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, डायमीटर के जब हाफ करते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाती है। तो इस पर्सपेक्टिव से जो हमारे पास एरिया होगा वो कितना आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। ओके, तो बस इन सब वैल्यूज को कहाँ प्लेस करना है, इस फॉर्मूला में। कितना आ जाएगा, रो एल बाय पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ऊपर आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई में वैल्यूज को प्लेस करेंगे, 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, लेंथ हमें चाहिए, डिवाइडेड बाय पाई,
और डी स्क्वायर, डी की वैल्यू है हमारे पास, देखो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। m का मतलब क्या बताया था यहाँ पर 10⁻³ मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये एरर बहुत करते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान से रीअरेंज करेंगे। हमें L चाहिए तो L को एक साइड ले आएंगे, बाकी सब दूसरी साइड। 0.2 इंटू 10⁻, पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 बार ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8। R की वैल्यू क्या है यहाँ पर 14, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हो और उसमें पाई की वैल्यू आप रखना चाहते हो, देखो अगर आप एमसीक्यू की बात कर रहे हो तो उसमें तो डिपेंड करता है कि जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं उसमें पाई है या नहीं है, ओके। अगर दिया है पाई, पाई के टर्म्स में आंसर दिए हैं तो आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू उन्होंने बताई है, डिजिट्स हैं, वहां पर कोई पाई आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अभी के लिए यहाँ पर आप ना भी रखो तो चल जाएगा, पाई को एज इट इज रख सकते हो, बट अगर जरूरी है एमसीक्यू में तो इसकी वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। और इसी को हम 22/7 भी लिखते हैं। तो अगर आपको डिवाइड करना है, वहां पर पाई की वैल्यू रख के डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पर ये फ्रैक्शन यूज कर सकते हो 22/7। सिंपली मल्टीप्लाई करना है तो फिर फ्रैक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, 3.14 लिख लो, ओके। यहाँ पर लेंथ आ जाएगी और ये किस में आएगी, मीटर में। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी लेंथ की वो किस में आएगी, मीटर में, ठीक है। ये हम जो लेंथ निकाल रहे हैं मीटर में आएगी, कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सारी यूनिट्स जो यूज कर रहे हैं वो सब एसआई यूनिट है, सब सेम सिस्टम में है। ओम एसआई यूनिट है, ओम मीटर भी एसआई यूनिट है, ओके। और जो डी था ये मिलीमीटर में दिया हुआ था, मिलीमीटर एसआई यूनिट नहीं होती है बट मीटर होती है, तो हम मिलीमीटर को मीटर में ले आए। एम का मतलब यहाँ पर क्या है 10⁻³ ओके। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप बात करो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ओके। मैं एक बार आपको निकाल के दिखा देती हूँ। यहाँ पर है R इक्वल्स टू रो L/A। आपको रो की यूनिट चाहिए तो क्या करोगे, रो को एक साइड ले आओगे, बाकी सब दूसरे साइड। R की एसआई यूनिट होती है ओम, ए एरिया, एरिया की एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। अब देखो ये एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक होती है, ओके। तो क्योंकि ये आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हो, ठीक है। और एरिया की तो हम याद ही होती है वैसे तो सबको, बट अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, याद कर लेना। बोलते हैं ना कि ठीक है अब तक नहीं पता था बट अब तो पता चल गया है ना कि आपको ये चीज नहीं पता है, तो मेक श्योर करो नेक्स्ट टाइम पर या अब से जो आगे के मोमेंट्स आएंगे उन सब में आपको ये हमेशा याद रहे, ओके। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, आंसर आएगा ऐसा यूनिट ओम मीटर, ओके। तो आप इसको सीधे सीधे याद रख सकते हो। इन केस अगर एग्जाम में जरूरत पड़े और आप भूल जाओ तो फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें भी हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस थे। मान लो आपके पास ये क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको क्या बोला गया है, लेंथ निकालने के लिए बोला गया है। इसी के साथ इन्होंने ये एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया। क्या बोल रहे हैं, स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बी अफेक्टेड if the wire is stretched so that its length is doubled। अगर हम वायर को इस तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं या इतना स्ट्रेच कर रहे हैं कि उसकी लेंथ डबल हो जाए तो
इससे इसकी रेजिस्टिविटी पर क्या इम्पैक्ट होगा? आंसर करो, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल वे में जाके अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो, बट यूजलेस है। ठीक है, रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, यही आपको रीजन वहां पर लिखना है। और क्योंकि मटेरियल सेम है, वायर को स्ट्रेच कर रहे हो ना, मटेरियल थोड़े ना चेंज कर रहे हो, तो मटेरियल सेम है तो जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी। ओके, यहाँ पर जरा थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है? रेजिस्टिविटी remain same because material is same. ओके, नेक्स्ट मान लो आपके पास अगेन ये क्वेश्चन था और इसमें इन्होंने ये क्वेश्चन अटैच कर दिया है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज डबल्ड। रेजिस्टेंस कितना दिया है इन्होंने इनिशियली? 14 ओम। डायमीटर कितना दिया हुआ है इनिशियली? 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, ये बोल रहे हैं कि अगर हम डायमीटर को डबल कर दे, डायमीटर को डबल करने का मतलब जो D2 है वो कितना है? 2 टाइम्स ऑफ D1। तो जो R2 है वो कितना आएगा, ये जानना चाहते हैं। ओके, कैसे निकालें? फॉर्मूला को यूज करते हैं, R इक्वल्स टू रो L बाय ए। ठीक है, एक हमें नहीं दिया है सीधा सीधा, जो डायमीटर है उसकी टर्म्स में दिया है, तो उसकी टर्म्स में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 ρ L डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो चीजें उन्होंने आपको मेंशन नहीं की है वो सेम रहेगी, और सेम रहेगी तो उनको आप वहां से रिमूव कर सकते हो। ओके, यहाँ पर क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि मटेरियल चेंज कर रहे हैं, तो मटेरियल सेम है, और मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम है। दूसरा, लेंथ, लेंथ में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। हाँ, ये बोला है कि डायमीटर चेंज हुआ है, कैसे इन्होंने इसको डबल किया है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो हम लेंथ को भी सेम रखेंगे। 4 एक नंबर होता है वो चेंज नहीं हो सकता, पाई भी एक नंबर होता है वो चेंज नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिर्फ इतना फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? R1 1/D1 स्क्वायर, R2 इक्वल्स टू D2 स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अगर आपको ये डायरेक्टली लिखना नहीं आता है, ठीक है, एक बार फर्स्ट केस के लिए इसमें अप्लाई कर दो वैल्यूज को, R1 आ जाएगा, D1 स्क्वायर आ जाएगा। एक बार सेकंड के लिए अप्लाई कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, फर्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1/D1 स्क्वायर। सेकंड के लिए अप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1/D2 स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? R1/R2 इक्वल्स टू D1 नीचे आएगा, D2 ऊपर आएगा, स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास जो रिलेशन है वो क्या है? D2 इज 2 टाइम्स ऑफ D1 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 स्क्वायर। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 4 D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास R2 कितना आ गया है? R1 डिवाइडेड बाय 4। R1 कितना था? 14 डिवाइडेड बाय 4, ये किसकी वैल्यू आ गई है? ओम रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो जब आप डायमीटर को डबल कर रहे हो तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है
वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर इनिशियल वैल्यू को प्लेस करोगे जितने यहाँ पर दी है 14 ओम, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14/4 मतलब 7/2 ओम। ओके ओके, तो ये आपके पास एडिशनल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, a wire of length L is stretched so that its length increases to 3L. ओके, इन्होंने बोला है आपके पास एक वायर है जिसकी इनिशियली लेंथ कितनी है L। अब इन्होंने इसको इंक्रीज कर दिया है, लेंथ को इंक्रीज किया है, फाइनली कितनी हो गई है 3L। ओके, इफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंसेस R, मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी थी R, तो ये फाइनल वैल्यू जानना चाहते हैं, कैसे निकालें। अब देखो, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने अभी मेंशन किया था कि आपको अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप उनको कांस्टेंट लोगे, ठीक है। अब उसमें एक और पॉइंट ऐड करो। पॉइंट ये है कि अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि वायर को स्ट्रेच करके वो लेंथ को चेंज कर रहे हैं, तो जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करोगे तो आप देखना ध्यान से, वो थोड़ा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, मतलब उसका जो थिकनेस है वो कम हो रहा है, और थिकनेस कम होने का मतलब उसका एरिया कम हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। तो अगर उन्होंने सिंपली कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, या फिर उन्होंने बोला है कि वायर को सिंपली उन्होंने कट कर दिया है, किसी भी तरह से कट किया है बट कट कर दिया है, तो जितनी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है एज इट इज वहां मेंशन करो, बाकी सबको कांस्टेंट रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस उन्होंने वहां पर स्ट्रेचिंग वर्ड यूज नहीं किया है। अगर ये वर्ड आ गया है तो वहां पर वो आपको एक इंफॉर्मेशन देंगे, दूसरी आपको निकालनी पड़ेगी। दूसरी किसकी? एरिया की। वो आपको बता देंगे कि उन्होंने स्ट्रेच किया है वायर को, लेंथ चेंज हो गई है, कितनी चेंज हो गई वो उन्होंने बता दिया, लेकिन एरिया भी तो चेंज होगा। वो कैसे निकालें? उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो, किसी भी वायर का जो वॉल्यूम होगा, वी यहाँ पर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन एरिया कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो आप उससे कुछ कट तो नहीं कर रहे हो, बाहर से कोई कुछ ऐड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो बेसिकली जितना था अभी भी उतना ही है, बस उसकी शेप थोड़ी चेंज हो गई है। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम तो सेम है, और वॉल्यूम सेम है मतलब जो एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट था, मल्टीप्लीकेशन था, वो भी सेम है। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, A1 इंटू L1 इक्वल्स टू A2 इंटू L2। ये फॉर्मूला आपको नोट करके रखना है अपने शॉर्ट नोट्स में। ओके, यहाँ पर आपको A1 नहीं पता है, A2 नहीं पता है, लेकिन L1 L2 पता है। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे? A1 बाय A2 की क्या आ जाएगी? L2 बाय L1। L2 कितना है? 3L। L1 कितना है? L। तो रिलेशन क्या आ गई? A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल्स टू 3। तो जब वायर स्ट्रेच होगा एरिया इतना चेंज हो जाएगा, लेंथ कितनी चेंज हुई ये उन्होंने बता दिया है। क्योंकि सिर्फ स्ट्रेच कर रहे हैं, मटेरियल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी भी, तो वो सेम रहेगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर सेम है। अब ये मत बोलना कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, आपने तो अचानक से बोल दिया कि स्ट्रेचिंग वर्ड यूज हो रहा है तो एरिया चेंज होगा, वो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हो या ना दी हो, मैं आपको वही चीज बता रही हूँ जो होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर स्ट्रेच वर्ड यूज हुआ है तो यही एक सिनेरियो है जहाँ पर उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो भी आपको एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। एरिया की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर उन्होंने बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। ओके ओके, फर्दर क्या करना है, फर्स्ट केस के लिए अप्लाई कर लेते हैं। R इक्वल्स टू क्या था हमारे पास फॉर्मूला?
R इक्वल्स टू रो L बाय A। तो यहाँ पर रो तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है इस केस में, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन में क्या आ जाएगा, R1 L1 डिवाइडेड बाय A1, सेकेंड L2 डिवाइडेड बाय A2, दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, L1 बाय A1 L2 बाय A2, वैल्यूज को प्लेस करो, ये L है, यहाँ 3L आएगा, A1 की वैल्यू, A1 बाय A2 की वैल्यू कितनी आई थी, 3, A1 बाय A2 की वैल्यू 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, R1 इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय 3। इसी को आप रीअरेंज करके लिख सकते हो, R2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ R1। मतलब अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हो तो वहां पर उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, और अगर आपने उसकी लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका डेफिनेटली कम हो जाएगा क्योंकि लेंथ बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ना बनता है, राइट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर है, how will the resistance of a wire be affected if its length and radius both are doubled? यहाँ पर इसकी जो रेडियस है इनिशियली मान लेते हैं, देखो इस केस में उन्होंने कुछ नहीं दिया है, सिर्फ लैंग्वेज दी है, तो एज ए सिनेरियो में क्या होगा, आपको इनिशियल जो सिचुएशन रही है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब मान लेते हैं जो इनिशियल रेडियस थी वो कितनी थी, R थी, इनिशियल लेंथ कितनी थी, L थी, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, R था, ये सब हमने लेट किए हैं, कंसीडर किए हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो फाइनल लेंथ है वो डबल हो चुकी है, मतलब 2L, जो जो हमारे पास रेडियस है वो भी डबल हो गई है, मतलब 2R। क्या जानना चाहते हैं, फाइनल रेजिस्टेंस। कि इन्होंने बोला है कि इन्होंने ये चेंज करने के लिए मटेरियल चेंज किया, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बोला, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है। क्या इन्होंने यहाँ पर स्ट्रेचिंग वर्ड यूज किया है, नहीं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने एरिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या, नहीं, तो क्या निकालनी है, देखो एरिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है लेकिन रेडियस तो बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर वो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है एरिया निकालने के लिए, इन्होंने बोल दिया है कि पहले रेडियस R थी अब 2R हो गई है, कैसे हुई है ये इन्होंने नहीं बताया, तो उतनी डेप्थ में आपको जाना भी नहीं है, जितना क्वेश्चन में दिया है एज इट इज वहां पर अप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, R1 L1 बाय A1, R2 L2 बाय A2, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, L1 बाय A1 L2 बाय A2, ओके। L1 कितना है यहाँ पर, L है, एरिया A है हमारे पास, सॉरी इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास A1 में आप क्या लिख सकते हो, पाई R1 स्क्वायर इंटू A2 में पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L2 क्या हो जाएगा यहाँ पर
12। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय R2। R2 कितना दिया हुआ है, स्मॉल R2, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है 4 टाइम्स ऑफ R2। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस है हमारे पास वो कितना है, क्लियर है? ओके ओके देन, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।